हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस अकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे जनवरी मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 भी आ चुका है, आज लास्ट पार्ट है पार्ट 3। और इस पार्ट के बाद आप लोग नीचे दिए गए लिंक से कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट 1 मिलेगा, पार्ट 2 मिलेगा, पार्ट 3 मिलेगा, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। जैसा क्लास में पढ़ाया गया है एज इट इज आपको पीडीएफ में मिलेगा विद कॉन्टेंट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। जनवरी मंथ का कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस तो काफी इंपॉर्टेंट है जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्योंकि अभी अभी आपका एसबीआई का एग्जाम है जस्ट 25 ऑफ फेब को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं जनवरी मंथ के। एंड फरवरी का मैं जल्द ही आप लोगों के लिए फर्स्ट पार्ट लेके आऊंगी। तो कंप्लीट पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। उससे पहले आप लोग को बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आ चुका है, जिसमें कि हमने सितंबर से फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज कवर किए हैं, अलग अलग टॉपिक के साथ कवर किए हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ हर बार अलग अलग टॉपिक के साथ हम लोग लेके आए हैं लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। पूरे 12 टॉपिक है, मैंने एसबीआई न्यूज अलग से कवर की है फॉर एसबीआई स्पेशल। ठीक है, तो एसबीआई का आपको एग्जाम है मेंस एग्जाम, उसके लिए आपकी एसबीआई न्यूज अलग से रहेगी। लास्ट 6 मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में ही आपको मिलेगा पूरा का पूरा। और लास्ट 6 मंथ का आप लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप लोग परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ में आप लोगों को पूरा डीप कंटेंट मिलेगा, इतना क्लास में वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है। लास्ट 6 मंथ की काफी लेंथी वीडियो क्लास हो जाती है, तो पूरा कंप्लीट पीडीएफ के लिए, पूरा कंप्लीट कंटेंट के लिए आप लोग पीडीएफ परचेज कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। आपको पूरा डीप में कंटेंट मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज रहेगा लास्ट 6 मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग इसको जरूर देखिए। आप वीडियो देख सकते हैं, पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल है आप वैसे पढ़ सकते हैं लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस स्पेशल। ठीक है, तो आप लोगों के मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, ये सभी के लिंक आपको दिए गए हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप एंड फेसबुक। तो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे ज्वाइन करिए। और शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का लास्ट पार्ट, पार्ट 3। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 25 एंड रीच $7 ट्रिलियन बाय 2030। बोला गया है वित्त वर्ष 2025 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होने और 2030 तक $7 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, तो वो है 7%। ठीक है, even as the finance ministry expects financial year 24 economic growth to exceed the central bank projections of 7%, it also expects growth in the following year financial year 25 to be close to 7%, even though geopolitical risk could lead to supply chain disruptions and rise in inflation. Separately, agencies such as the International Monetary Fund and the World Bank have predicted financial year 25 GDP growth in the region of 6 to 6.3 and 6.4%. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल हैज पार्टनर्ड विद इंश्योरेंस कंपनीज टू लॉन्च अ cashless everywhere initiative across all hospital in India. How many hours should be the consumer notify the insurance company after being admitted for emergency treatment? बोला गया है इसमें कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने भारत के सभी अस्पतालों में कैशलेस एवरीवेयर पहल शुरू करने के लिए बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी की है। उपभोक्ता को आपातकालीन उपचार के लिए भर्ती होने के कितने घंटे के बाद कंपनी को सूचित करना चाहिए? तो 48 आवर्स के बाद, 48 घंटे के बाद कंपनी को सूचित करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। GIC is consultation with all general and health insurance company have announced the cashless everywhere initiative. ठीक है, the currently and the cashless facility is available only at the hospital where the respective insurance company has an agreement or tie-ups. ठीक है, उन्हीं हॉस्पिटल से जहां पे आपके इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप रहेगा, कोई एग्रीमेंट रहेगा। बोला गया है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल GIC ने सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के परामर्श से
एवरीवेयर कैशलेस का मतलब हर जगह कैशलेस पहल की घोषणा की है। वर्तमान में कैशलेस सुविधा केवल उन्हीं अस्पतालों में उपलब्ध रहेगी जहां से संबंधित जो भी आपकी बीमा कंपनी है उसके साथ कोई टाई अप रहेगा, कोई एग्रीमेंट रहेगा। However, under the Cashless Everywhere initiative, policyholder will be eligible to get treated in any hospital they choose, and cashless facility will be made available even if the hospital is not in the network of the insurance company. तो हालांकि ये बोला गया है कि कैशलेस एवरीवेयर पहल के तहत जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अपने द्वारा चुने गए किसी भी अस्पताल में इलाज कराने के पात्र होंगे और अस्पताल बीमा कंपनी के नेटवर्क में नहीं होने पर भी कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा ठीक है इन फ्यूचर। और इसी के रिगार्डिंग आप कंटेंट भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया गया है, इसको आपने पढ़ना है पीडीएफ को डाउनलोड करके लाइन बाय लाइन पूरा कंटेंट पढ़ना है। काफी ज्यादा डीप में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ, तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंटेंट से पूछे गए हैं प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा डीप में पूछे जाने लगे हैं बैंक एग्जाम्स में, तो कॉन्टेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कॉन्टेंट को जरूर पढ़ना है। क्या बोला गया है? Announcing the launch of C initiative, Tapan Singhel, MD and CEO of Bajaj Allianz General Insurance and chairman of the GIC pointed out that only about 63% of customers opt for cashless claims, while the other have to apply for reimbursement claims as they might be admitted to the hospital that are outside their insurer TPA network. Clear? नेक्स्ट पॉइंट है द कैशलेस एवरीवेयर इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट क्या है, और ये सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इनको आपने खुद से पढ़ना है इसी सारे पॉइंट्स को, ठीक है, जो क्राइटेरिया रहेगा। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Following a Delhi High Court directive, State Bank of India lifts the fraud designation on Religare Finvest. In which year did the RBI establish the Central Fraud Registry? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने रेलिगेयर फिनवेस्ट पद से धोखाधड़ी पदनाम हटा दिया है। आरबीआई ने किस वर्ष केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री की स्थापना की थी, ये आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड द आरबीआई एस्टैब्लिश द सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2016 में एस्टैब्लिश किया था सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री। यह है क्या? द सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री established by RBI in 2016 maintains record of frauds reported by commercial banks and select financial institutions as per the RBI master directions on fraud classification and reporting। ठीक है, ये बोला गया है इसमें कि आरबीआई के द्वारा 2016 में स्थापित सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री जो है वो धोखाधड़ी कैटेगरी और रिपोर्टिंग पर आरबीआई के मास्टर डायरेक्शंस के अनुसार कमर्शियल बैंक्स और जितने भी चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट की गई है धोखाधड़ी के रिकॉर्ड, वो सब रिकॉर्ड ये सब रखती है। क्या? सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री। ये इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिसको आपने समझना है कि क्या होती है सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री। बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज एलिमिनेटेड द फ्रॉड डेजिग्नेशंस ऑफ रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड प्रीवियसली रिकॉर्डेड इन द सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री डेटाबेस फॉलोइंग एज डायरेक्टिव फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, द रिमूवल ऑफ द फ्रॉड लेबल ऑन आरएफएल फॉलोज एज December 18, 2023 order from the Delhi High Court which overturned the declaration of RFL as a fraud by the lead bank State Bank of India। नेक्स्ट उसका है सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री करेक्टिव एक्शन प्लान CAP। RFL has been subjected to corrective action plan imposed by Reserve Bank of India since January 2018 following reports of large scale fund diversion from Religare Enterprises Limited and RFL। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ RFL, शिप होनिंग ऑफ फंड्स और रिवाइवल एफर्ट्स। ये सारे ही पॉइंट्स आपने खुद से पढ़ने हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा ये सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई इकोनॉमिस्ट प्रपोजेस अ न्यू criterions the DTI ratio to assess borrower credit worthiness। What is the T in DTI? आपसे पूछा गया है कि DTI में T क्या है। तो DTI debt to income, यहाँ पर T क्या हो गया? 2। ठीक है, DTI का फुल फॉर्म debt to income। In a bid to fortify the stability of the financial system, policies researcher and advocating for the inclusion of new parameter DTI ratio when evaluating the credit worthiness of individuals seeking retail loans। ठीक है, क्या मतलब है कि वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को मजबूत करने के लिए यहाँ पे हिंदी में कंटेंट दिया गया है
करने के लिए नीति शोधकर्ता खुदरा ऋण चाहने वाले व्यक्तियों की साख पर एक मूल्यांकन करते समय एक नया पैरामीटर ऋण से आय यानी कि DTI डेप्ट टू, क्या बोला गया है यहाँ पे DTI का फुल फॉर्म डेप्ट टू इनकम, DTI इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ऋण से आय अनुपात को शामिल करने की भी यहाँ पर वकालत कर रहा है। इसी तरह के ये पॉइंट्स जो आपको दिए गए हैं, जो ये पॉइंट इंग्लिश में है सेम आपको कंटेंट मिल जाएगा हिंदी में, वही जो आपको इंग्लिश में दिया गया है, आप लाइन बाय लाइन इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेम पॉइंट जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है उस लैंग्वेज में पढ़ के आप लोग कंटेंट अच्छे से समझ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया गया है कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, Zomato payment receives RBI approval to operate as on online payment aggregator. In 2023, Zomato partnered with which bank to establish its own UPI offering Zomato UPI? तो पहली बात, Zomato पेमेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है। किसको मिल गई है ये भी याद रखना, तो वो Zomato पेमेंट्स को मिल गई है। ठीक है, 2023 में Zomato ने Zomato UPI की पेशकश करते हुए अपना खुद का एक UPI स्थापित करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो वो की है ICICI बैंक के साथ। क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी आएगा आप लोग आंसर कर पाएंगे डिटेल्स में कंटेंट पढ़ने के बाद। ठीक है, तो पहली बात तो याद रखना है कि Zomato पेमेंट रिसीव्स RBI अप्रूवल टू ऑपरेट एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, और जिसने किसके साथ किया है ये, तो UPI स्थापित करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो ICICI बैंक के साथ की है। किसने की है? Zomato ने की है। Zomato Payments, a wholly owned subsidiary of Zomato Limited, has received the certificate of authorization from the Reserve Bank of India to operate as an online payment aggregator. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन एन एक्सचेंज फिलिंग द फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्टेटेड द सेंट्रल बैंक हैज अलाउड इट टू कैरी आउट द बिजनेस एज पेमेंट एग्रीगेटर एंड इश्यूअर ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 24, 2024। बोला गया है कि एक एक्सचेंज फाइलिंग में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा है Zomato ने कि सेंट्रल बैंक ने उसे 24 जनवरी 2024 से भुगतान एग्रीगेटर यानी कि पेमेंट एग्रीगेटर और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जारीकर्ता के रूप में अपने बिजनेस करने की अनुमति दे दी है। Last year, Zomato has joined hands with the ICICI Bank to launch its own UPI offering Zomato UPI. The features was offered to select users and did not involve a KYC process. ठीक है, it eliminated the need for user to navigate the other payment apps such as Google Pay, Paytm and PhonePe while placing order on Zomato. इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं इंग्लिश में, सेम आपको कंटेंट मिल जाएगा हिंदी में, इसको आपने पढ़ना है जैसे आपको सुटेबल है। मैंने बता दिए तरीके, वीडियो को पॉज करके भी अभी आप पढ़ सकते हैं, नहीं ऐसे पढ़ना है तो आप PDF परचेस करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, On January 24, Bank of Baroda issued rupees 5,000 crore in infrastructure bonds with a 10-year maturity according to the sources. ठीक है, how many crore is the base issue for the bond? बोला गया है कि सूत्रों के मुताबिक 24 जनवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 साल की मैच्योरिटी अवधि वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में 5,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बॉन्ड के लिए बेस इशू जो है वो कितने करोड़ रुपए है, तो वो है 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, State run Bank of Baroda on January 24 issued infrastructure bond worth rupees 5,000 crore maturing in 10 years according to people familiar with the development. Clear? The bonds have a base issue of rupees 1,000 crore with retained over subscription of rupees 4,000 crore as a green show option. विकास से परिचित लोगों के अनुसार बोला गया है इसमें कि राज्य के द्वारा संचालित बैंक ऑफ बड़ौदा ने 24 जनवरी को 10 वर्षों में मैच्योर होने वाले 5,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे के बॉन्ड जारी किए हैं। ये सेम कंटेंट आपको यहाँ पर हिंदी में मिल जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं, वही सेम पॉइंट्स हैं जो आपको सब आगे इंग्लिश में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, According to the bank exchange announcement, the RBI informed the LIC on January 25 that they can buy up to 9.99% of the
पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स ऑफ विच बैंक लिमिटेड? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? HDFC बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, बैंक की एक्सचेंज घोषणा के अनुसार आरबीआई ने 25 जनवरी को LIC को सूचित किया कि वे किस बैंक लिमिटेड यानी कि HDFC बैंक लिमिटेड की भुगतान की गई शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार का 9.99% तक खरीद सकते हैं। ठीक है, The RBI has allowed LIC to acquire as much as 9.99% of HDFC Bank, the country's largest private lender, told stock exchanges on January 25. LIC owns a 5.19% stake in the bank according to the lender's shareholding patterns on December 31st. तो 31 दिसंबर तक, ठीक है, कब तक बोला गया है इसमें? 31 दिसंबर तक जो भी शेयर होल्डर्स हैं शेयरधारिता पैटर्न्स के अनुसार LIC के पास बैंक में 5.19% की हिस्सेदारी है। ठीक है, as per the bank exchange notification, the RBI informed the decision to the LIC through a letter dated January 25, under which LIC can acquire an aggregate holding to up to 9.99% of the paid up share capital or voting rights of HDFC Bank Limited. Recently, HDFC Bank shares had witnessed heavy sell-off, pushing the shares off near 52 weeks low post the announcement of the bank's third quarter earnings. सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर हिंदी में देखने को। आरबीआई की बात करेंगे, एस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और गवर्नर है शक्तिकांता दास। HDFC बैंक की बात करेंगे, फाउंडेड 1 जुलाई 2023। ये 2023 में इसलिए लिखा है क्योंकि ये मर्जर हुआ है, विया द मर्जर बिटवीन HDFC एंड HDFC बैंक, दैट्स व्हाई ये लिखा गया है कि फाउंडेड इन 1 जुलाई 2023। ठीक है, देखो लिखा है ना, विया द मर्जर बिटवीन द HDFC एंड HDFC बैंक। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, शशिधर जगदीशन है MD और उसके CEO और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच लोन हैज बीन डिसबर्स्ड टू माइक्रो एंटरप्राइजेस फ्रॉम द गुड़गांव बेस्ड आई फाइनेंस बैक्ड बाय अल्फाबेट? तो अल्फाबेट के द्वारा समर्थित गुड़गांव स्थित ए फाइनेंस में सूक्ष्म उद्यमों को कितना ऋण वितरित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ₹10,000 करोड़। गुड़गांव बेस्ड आई फाइनेंस क्या बोला गया है? A non-banking financial company achieves a significant milestone by disbursing loans totaling ₹10,000 crore to micro enterprises. AI Finance, backed by Capital G, the investment arm of Google parent company Alphabet, commenced its operation in 2014. The fintech company has successfully integrated over 8 lakh grassroots businesses into organized lending through its tailored and cost-effective credit solution. ठीक है, तो गुड़गांव स्थित आई फाइनेंस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC ने सूक्ष्म उद्यमों को कुल कितना अमाउंट दिया गया है? ये 10,000 करोड़ का ऋण वितरित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये सारा ही कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर हिंदी में। बात करेंगे आई फाइनेंस की, तो ये है उसके फाउंडर और CEO, इनका नाम है संजय शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनविट सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट और SEIT ऑपरेट्स 8 सोलर पावर प्रोड्यूसिंग एसेट्स विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ हाउ मेनी गीगावाट्स पीक इन इंडिया? तो क्या बोला गया है? इनविट सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट या SEIT भारत में कितने गीगावाट पीक की कुल क्षमता वाली 8 सौर ऊर्जा उत्पादक परिसंपत्तियों का संचालन करता है? 1.54 गीगावाट। AIIB have invested rupees 4.86 billion, around $58.4 million equivalent in India's largest renewable energy infrastructure investment trust. ठीक है, InvIT, the InvIT Sustainable Energy Infra Trust or SEIT has 8 operating solar power generation asset of 1.54 gigawatt peak total capacity located nationwide in India. ठीक है, बोला गया है कि AIIB ने भारत में सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में
4.86 बिलियन रुपये, लगभग कितना है ये 58.4 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर है, ये इन्वेस्ट किया है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, इसी को पढ़ना होता है पूरा अमाउंट देखने के बाद। ठीक है, अच्छे से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। बात करेंगे हम यहाँ पर किसकी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की। ठीक है, एस्टेब्लिश कब हुआ था, 16 जनवरी 2016, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना, और प्रेसिडेंट कौन है इसके, जिन लिंक्वेन, और मेंबरशिप है 109 मेंबर स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Max Life Insurance provides the Smart Wealth Annuity Guarantee Pension Plan, which offers tailored annuity option. Increasing annuity up to what percentage per year ensure preparation for growing inflation? तो Max Life Insurance Smart Wealth Annuity Guaranteed Pension Plan प्रदान करता है, जो अनुरूप वार्षिकी विकल्प प्रदान करता है। प्रति वर्ष कितने प्रतिशत तक वार्षिकी बढ़ाना बढ़ती मुद्रास्फीति के लिए तैयारी सुनिश्चित करता है, तो वो है 6%। ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज लॉन्च्ड स्मार्ट वेल्थ एन्युटी गारंटीड पेंशन प्लान, स्वैग पेंशन प्लान। दिस इज नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल ग्रुप जनरल एन्युटी सेविंग प्लान विच अलाउस कस्टमर्स टू टेलर देयर ओन पॉलिसीज चूजिंग फ्रॉम एन एरे ऑफ एन्युटी ऑप्शंस। क्लियर, बोला गया है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्मार्ट वेल्थ एन्युटी गारंटीड पेंशन प्लान स्वैग पेंशन प्लान लॉन्च किया है। यह एक क्या बोला गया है, नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल ग्रुप। ठीक है, इंडिविजुअल ग्रुप जनरल एन्युटी सेविंग प्लान है, बचत योजना है, विच अलाउ कस्टमर्स टू टेलर देयर ओन पॉलिसीज चूजिंग फ्रॉम एन एरे ऑफ एन्युटी ऑप्शन। तो जो ग्राहकों को अपने वार्षिक विकल्पों की एक सीरीज में से चुनकर अपनी नीतियों को तैयार करने की अनुमति देती है। ज्यादा कंटेंट आप लोग पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है, या PDF से। बात करेंगे हम यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। फाउंडेड इन 2001, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, मुंबई नहीं करना, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है इसका, याद रखना। MD CEO है मिस्टर प्रशांत त्रिपाठी। इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड, और इसका नाम है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, जॉइंट वेंचर किसका है, याद रखना, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI Life Insurance has announced two new products, SBI Life Saral Swadhan Supreme and SBI Life Smart Swadhan Supreme. When did SBI Life Insurance register with the Insurance Regulatory and Development Authority of India? SBI Life Insurance ने दो नए प्रोडक्ट्स की घोषणा की है, SBI Life सरल स्वधन सुप्रीम और SBI Life Smart स्वधन सुप्रीम। ठीक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इतना लंबा नाम है किसका, IRDAI का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कब रजिस्ट्रेशन कराया था, तो कब करवाया था, 2001 में करवाया था। ठीक है, The new products are strategically designed to empower customers, recognizing the growing awareness of crucial link between insurance and financial well-being. Individual empowerment की बात करेंगे, SBI Life सरल स्वधन सुप्रीम and SBI Life Smart स्वधन सुप्रीम have been meticulously crafted to empower individuals to safeguard their loved ones from the life uncertainties while simultaneously building a robust financial safety net. इसके कुछ की फीचर्स है जो आप देख सकते हैं, प्रीमियम, फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिसी टर्म, मैच्योरिटी बेनिफिट्स, सम एश्योर्ड एंड टैक्स बेनिफिट्स। ठीक है, बात करेंगे अबाउट द SBI लाइफ इंश्योरेंस, क्या है इसके बारे में, तो इनकॉर्पोरेटेड इन अक्टूबर 2000 एंड वाज रजिस्टर्ड विद द IRDAI इन मार्च 2001। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई, MD CEO अमित जिंगरन, और टैगलाइन है अपने लिए अपनों के लिए। नेक्स्ट, which of the following services has the government added to the list of activities that can be carried out the International Financial Services Center IFSC? तो सरकार ने निम्न में से किस सेवा को IFSC में की जा सकने वाली गतिविधियों की सूची में जोड़ा है?
बुक कीपिंग अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल क्राइम, कंप्लायंस अकाउंटिंग, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। The government has expanded the scope of activities that can be undertaken to at the International Financial Services Centers IFSC by including services such as bookkeeping, accounting, taxation, and financial crime compliance. The provision specifies that these financial services should be offered by units within an IFSC that are regulated by the International Financial Services Centers Authority IFSCA. Clear? सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिलेगा, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? HDFC Bank, India's largest private sector bank, has become the country's first lender to reach the milestone of 220 million credit cards in use. ठीक है। HDFC बैंक इज फॉलोड बाय विच बैंक? तो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक HDFC बैंक यूज में 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड के मील के पत्थर तक पहुंचने वाला देश का पहला ऋणदाता बन गया है। HDFC बैंक का अनुसरण किस बैंक के द्वारा किया जाता है? तो वो है SBI कार्ड। ठीक है। HDFC Bank, India's largest private sector bank, has become the first lender in the country to achieve the milestone of 20 million credit cards in force. HDFC Bank is a prominent credit card issuer in India, having started its credit card businesses in 2001. It launched its first credit card and reached the milestone of 1 crore cards in force in 2017. The bank doubled this number to 2 crore card in just 6 years. HDFC Bank is amongst the leading card issuer in the country and has the largest market share of credit card business, totaling 28.6 as of March 2023. सेम कंटेंट आपको दिया गया है कि HDFC बैंक भारत में एक प्रमुख क्रेडिट कार्ड जारी करता है, जिसने 2001 में अपना क्रेडिट कार्ड का बिजनेस शुरू किया था। इसने पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और 2017 में 1 करोड़ कार्ड चालू होने के मील के पत्थर को अपना माइलस्टोन जो है वो अचीव किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यूनिटी बैंक कोलैबोरेट्स विद किसके साथ? यूनसिया टू इम्प्लीमेंट अ सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनसिया टेक्नोलॉजी? तो यूनिटी बैंक जो है वो आपूर्ति श्रृंखला वित्त मंच को लागू करने के लिए यूनसिया के साथ सहयोग करता है। यूनसिया टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है कहां पर है। ठीक है। हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में। Unsia Technology has successfully launched its advanced supply chain finance platform. Unsia Chain is Unity Small Finance Bank Limited, known for its digital-first banking approach. Unsia Chain is the flagship supply chain finance platform, offering a feature-rich product suite designed to meet the financing need of the physical supply chain industry. The platform efficiently manages all aspects of the three-party financing model, bringing together the buyer, seller, and the lender on a single platform. It provides a templatized variation of onboarding and transaction journey between these parties. Unsia Chain is highlighted for its cloud agnostic and database agnostic capabilities, making it adaptable to various cloud environments and database system. ठीक है। इसके सेम कंटेंट आप देख सकते हैं, हिंदी में मिल जाएगा आपको। और बात करेंगे यहाँ पे अबाउट द यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टैब्लिश्ड 2021, हेडक्वार्टर मुंबई, MD/CEO इंद्रजीत कामोत्रा। ठीक है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, यूनिटी बैंक की, इज अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑफरिंग डिजिटल फॉर फर्स्ट बैंकिंग सॉल्यूशन। Its core businesses include branch banking, business banking, inclusive banking, and digital banking, and service over 15 lakh customer pan India. Next question. In which year did the Central Depository Services Limited acquire a certificate of commencement of business from the SEBI? बोला गया है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ने किस वर्ष सेबी से व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1999 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमने 1999 इसलिए बोला क्योंकि हमने पूरी चीजें डिस्कस करी हैं ऑलरेडी एक बार फिर से। आप देख सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है।
Indian Bank intends to establish an operation support subsidiary with a focus on cost optimization. How many banks have already developed such units to serve consumer in rural and semi-urban areas? तो इंडियन बैंक लागत अनुकूलन पर ध्यान देने के साथ एक परिचालन सहायक कंपनी स्थापित करने का इरादा रखता है। कितने बैंकों ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की सेवा के लिए पहले से ही ऐसी इकाइयां विकसित की हैं? तो वो है सेकंड। ठीक है, चेन्नई बेस्ड इंडियन बैंक इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी to offer value added services while optimizing costs, particularly for operations in non metropolitan area. To large public sector banks, State Bank of India and Bank of Baroda have already formed such units for servicing customers in rural and semi-urban areas. Indian Bank, after issuing a request for proposal to empanel manpower consultants for the subsidiary, has received in principle approval from the Reserve Bank of India. सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिलेगा। बात करेंगे यहाँ पे हम इंडियन बैंक की स्टैब्लिश्ड इन 15th of August 1907। ठीक है, हेडक्वार्टर चेन्नई, एमडीसीओ शांतिलाल जैन, टैगलाइन योर ओन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड a draft framework for self-regulatory organizations SRO in the fintech sector. The company registered under which section of the Companies Act 2013? तो आरबीआई ने फिनटेक क्षेत्र में स्वनियामक संगठनों के लिए एक मसौदा रूपरेखा जारी की है। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत रजिस्टर्ड है, ये पूछा गया है। तो वो है सेक्शन 8, धारा 8 के तहत। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड a draft framework to recognizing SRO, self regulatory organization, ठीक है, for fintech sector, stating the characteristics of fintech SRO including the required functions and governance standard. तो आरबीआई ने फिनटेक सेक्टर के लिए एसआरओ को मान्यता देने के लिए एक मसौदा ढांचा जारी किया है जिसमें आवश्यक कार्यों और शासन मानकों सहित फिनटेक एसआरओ की विशेषता को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Finance Industry Development Council will create a model code of conduct for non-banking financial companies. Where is the headquarter of FIDC, यानी कि फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल? ठीक है, पूछा गया है कि FIDC गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक आदर्श आचार संहिता बनाएगी। FIDC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो FIDC का हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। ठीक है, The FIDC representing NBFC has introduced the comprehensive code of conduct for these entities. The code emphasized the importance of responsible lending behavior and ethical practices in the conduct of NBFC businesses. इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट भी पॉइंट दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे FIDC की, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल की, established 2004, headquarter Mumbai, chairman and executive vice chairman उमेश रवांकर, और फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि FIDC is a self regulatory organization cum representative body of asset and loan financing of the NBFC registered with the Reserve Bank of India. Important information regarding the any financial organization. Next question, Canara Bank hired Kyndryl to modernize and manage IT operation after a competitive bidding process. Which organization in Kyndryl prevailed the ₹3000 crore IT ट्रांसफॉर्मेशन डील? तो केनरा बैंक ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद IT संचालन को आधुनिक बनाने और प्रबंधित करने के लिए Kyndryl को काम पर रखा है। किस संगठन और Kyndryl ने 3000 करोड़ रुपए के IT परिवर्तन सौदे में सफलता हासिल की है? तो वो की है IBM ने। Kyndryl, the world largest IT infrastructure service provider, has engaged with Canara Bank, one of the largest public sector banks in India, to optimize the bank's business services and operations and modernize its IT infrastructure. तो दुनिया के सबसे बड़ी IT फर्म्स में से एक अवसंरचना ढांचा जो बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है Kyndryl ने बैंक की व्यावसायिक सेवाओं को संचालन को अनुकूलित करने और इससे IT बुनियादी ढांचे में आधुनिक बनाने के लिए भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक केनरा बैंक के साथ ये साझेदारी
की है। ये पॉइंट आप हिंदी में देख सकते हैं, सेम पॉइंट मिलेंगे आपको हिंदी में भी। केनरा बैंक स्टैब्लिश 1906 हेडक्वार्टर बेंगलुरु, एमडी सीईओ है सत्यनारायण राजू और टैगलाइन टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what percentage of urban cooperative bank have a minimum capital to risk weighted asset ratio will be included in the second schedule by the RBI? तो न्यूनतम पूंजी से जोखिम भरित परिसंपत्ति अनुपात वाले कितने प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों को आरबीआई के द्वारा दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाएगा? 3% is the right answer. RBI has revised the eligibility criteria for the inclusion of urban cooperative bank in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934. ठीक है, the decision has been taken by the central bank in order to bring urban cooperative banks under the ambit of the revised regulatory framework. First time, capital requirement for inclusion, additional criteria, regulatory and supervisory compliance, eligibility for license tier 3 and tier 4 UCBs. सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर हिंदी में, जिसको आपने देखना है जैसे सुटेबल है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank collaborates with Startup TN to promote entrepreneurship in Tamil Nadu? तमिलनाडु में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बैंक स्टार्टअप टीएन के साथ सहयोग करता है? वो है डीबीएस बैंक। ठीक है, DBS India has announced a partnership with Startup TN, the nodal agency of the Tamil Nadu government in fostering innovation and promoting entrepreneurship throughout the state. ठीक है, first aim to strengthen the ecosystem and drive innovation within the state by providing crucial support to startups, including knowledge sharing through various forms of facilitating connection with potential investor. Impact on startups, networking opportunities, करंट स्टेटस ऑफ स्टार्टअप टीएन, ये सारे ही पॉइंट्स आपने देखने हैं। बात करेंगे हम यहाँ पे डीबीएस बैंक लिमिटेड की। ठीक है, तो डीबीएस बैंक लिमिटेड की हम यहाँ पे बात करेंगे। Established 1994, headquarter Mumbai, MD CEO Surojit Chome, tagline live more bankless. Next question, Life Insurance Corporation of India launches the Jeevan Dhara Second Delayed Annuity Scheme. The plan guarantee annuities from its inception and how many annuity options will be available? पूछा गया है इसमें कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन धारा सेकेंड विलंबित वार्षिकी योजना शुरू की है। यह योजना अपनी शुरुआत से ही वार्षिकी की गारंटी देती है और कितने वार्षिकी विकल्प आप लोगों को उपलब्ध होंगे? तो वो होंगे 11। ठीक है, 11 is the right answer. Under the plan, annuity is guaranteed from the inception and as many as 11 annuity option will be available. First, age-related annuity rates and life cover, eligibility criteria, incentives and additional features. इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। एलआईसी की हम बात करेंगे तो एलआईसी established in 1956, सिद्धार्थ मोहंती चेयरपर्सन, हेडक्वार्टर्स मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, According to the market valuation, LIC is now India's most valuable public sector enterprises, surpassing even SBI. Which company is ranked second on the list? Right answer TCS. ठीक है, बोला गया है कि बाजार मूल्यांकन यानी कि जो आपका यहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन है उसके अनुसार एलआईसी अब तक भारत का सबसे मूल्यवान पीएसयू है, जिसने एसबीआई को पीछे छोड़ दिया है। पूछा गया है कि मार्केट वैल्यूएशन की जो सूची है इस लिस्ट में कौन सी कंपनी दूसरे स्थान पर है? फर्स्ट पे है आपका एलआईसी, सेकंड पे है टीसीएस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज सरपास्ड एसबीआई टू बिकम द मोस्ट वैल्यूएड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फर्म इन इंडिया बाय मार्केट वैल्यूएशन। ठीक है, स्टॉक परफॉर्मेंस दिया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपैरिजन भी किया है। तो ये सब पॉइंट्स आपको हिंदी में भी दिए गए हैं। एलआईसी की हमने अभी रिसेंटली बात की थी, स्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर, स्टैब्लिश 1 सितंबर, भी डेट भी याद रखना। ठीक है, 1 सितंबर 1956 एलआईसी स्टैब्लिश्ड, हेडक्वार्टर मुंबई, सिद्धार्थ मोहंती चेयरपर्सन। करंट एमडीज कौन है एलआईसी के? तो करंट एमडीज हैं ईपी मिने और एम जगन्नाथ, तबलेश पांडे, सतबल भनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI prepares tougher
rules for housing finance companies that takes deposit, how many months will be the maximum duration that HFCs can take deposit for before it is shortened to 60 months। तो RBI ने जमा राशि लेने वाले हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए सख्त नियम तैयार किए हैं। इसे घटाकर 60 महीने करने से पहले HFC द्वारा जमा राशि लेने की अधिकतम अवधि कितने महीने होगी? तो वो होगी 120 मंथ्स, 120 महीने। RBI has proposed a phased transition to tighten regulation for housing finance companies, aligning them more closely with NBFCs। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रूडेंशियल पैरामीटर्स फर्स्ट है, इंक्रीज इन लिक्विड एसिड रिक्वायरमेंट्स और रिडक्शन इन पब्लिक डिपॉजिट सेलिंग। ये सारे ही पॉइंट्स याद रखने हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस डिपॉजिट, existing excess deposit can run off till maturity, shortened deposit tenure, existing deposit with maturity above 60 months can be repaid as per the existing repayment profile. The minimum period for which HFC can accept deposit continue at 12 months. Next है asset cover and credit rating requirements. About the NBFC operational requirements, you can check there. Next question. The benefit enhancer equipped ICICI Pru Guaranteed Pension Plan Flexi is now available through ICICI Prudential Life Insurance. Which year did the company list on the local stock exchange, making it the first insurance company in India? ठीक है, क्या पूछा गया है कि लाभ बढ़ाने वाले से सुसज्जित ICICI प्रू गारंटीड पेंशन प्लान फ्लेक्सी अब ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से उपलब्ध है। कंपनी किस वर्ष स्थानीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हुई है, जिससे यह भारत की पहली बीमा कंपनी बन गई है? 2016 is the right answer. ICICI Prudential Life Insurance has launched ICICI Prudential Guaranteed Pension Plan Flexi with Benefit Enhancer, innovative annuity plan with premium refund option, loan facility for financial flexibility, alignment with IRDAI regulation, importance of retirement planning, regulatory compliance। ठीक है, बात करेंगे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की। फाउंडेड इन 2000, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, MD CEO अनूप बागची। ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है? फॉर हाउ मेनी years does SEBI continue to recognize AMC repo clearing as a means of facilitating transaction clearing? तो SEBI कितने वर्षों तक लेन देन समाशोधन की सुविधा के साधन के रूप में AMC रेपो क्लियरिंग को मान्यता देता रहेगा? 1 year is the right answer। ठीक है, Capital Markets Regulator SEBI has renewed its recognition for AMC Repo Clearing Limited as a clearing corporation for 1 year, allowing it to clear and settle transaction in repo and reverse repo in debt securities। ठीक है, the renewal period granted by SEBI is from January 17, 2024 to January 16, 2025। Clearing corporation activities SEBI previous recognition grants। ठीक है, guidelines for mutual fund participation, objective of LPCC। SEBI के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है चेयरमैन ऑफ माधवी पुरीबू, शी इज द फर्स्ट फीमेल टू हेड द SEBI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्या बोला गया है? RBI has provide guidelines as mentioned in the circular annex for requesting permission on matter relating the appointment, reappointment or removal of statutory auditors under which section of the Banking Regulation Act 1949? Section 30। ठीक है, Section 31 is the right answer। RBI ने बैंकिंग अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या हटाने से संबंधित मामलों पर अनुमति का अनुरोध करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए हैं, जैसा कि परिपत्र के अनुबंध में बताया गया है? सेक्शन 30A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें। रिस्ट्रिक्शन ऑन रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं रीअपॉइंटमेंट में, इसको डिटेल्स में आप लोग पढ़ना, क्योंकि पूरा कंटेंट के साथ दिया गया है, डीप में काफी कंटेंट है। RBI सर्कुलर की कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं और ये सारे ही पॉइंट्स हैं। इतना सारे पॉइंट्स आप लोग इसको कैसे भी करके पढ़िए, लंबे हैं, काफी लेंथी हैं, डीप में पढ़ना है सभी कुछ, और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन सब क्वेश्चन से। ठीक है,
तो कंप्लीट हो गया हमारा जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3 और सारे ही पार्ट कवर हो चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों ही पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जनवरी मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट हुआ। जल्द ही फरवरी मंथ का आपके लिए पार्ट 1 लेके आऊंगी मैं, और जनवरी मंथ का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं विद कंटेंट। जितना कंटेंट पढ़ाया गया है इतना ही कंटेंट आपको मिलेगा पूरा पीडीएफ में भी, जैसे सुटेबल है वैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक। तो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसको आपने जरूर देख के जाना है एग्जाम से पहले। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।